दोस्तों बचपन से ही कई लोगों का सपना होता है कि वह आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर कार्य करे। उसी तरह एक पद होता है एसडीएम, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अथवा उप जिलाधिकारी या उप प्रभागीय न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए आज हम चर्चा करते हैं एसडीएम से जुड़े सभी बातों पर। एसडीएम डीएम के नीचे का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। यहाँ डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे सामान्य भाषा में कलेक्टर एवं जिलाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। एसडीएम राज्य के प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊपर के पदों में से एक पद होता है। दोस्तों सभी राज्य कई जिलों में बटे होते हैं और प्रत्येक जिले कई उपखंडों में डिवाइड हुए रहते हैं। प्रत्येक उपखंड आकार एवं संरचना के आधार पर एक या उससे अधिक तहसीलों में विभाजित हुई रहती है। एसडीएम का अपने उपखंडों के अधिकारियों जैसे तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कार्यपालिक अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण होता है। दोस्तों यह जो संरचना होती है वह संबंधित राज्य के सरकारी संरचना पर आधारित होती है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एक एसडीएम क्या क्या कार्य करता है। तो एसडीएम एक महत्वपूर्ण पद है जिनका प्रमुख कार्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना होता है। यही इनका प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों कानून व्यवस्था को बनाए रखना और सुचारू रूप से चलाना इनके प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा विवाह पंजीकरण, चुनाव का कार्य, राजस्व, भूमि व्यापार देखरेख, हथियार लाइसेंस, जातिगत प्रमाणीकरण, नवीनीकरण के कार्य भी इनके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, ओला, बादल फटना, लू और अन्य इससे जुड़े प्रभावित लोगों को सहायता राशि एवं सहायता उपलब्ध करवाना इनके कार्य होते हैं। यह प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य कार्यों के अलावा एसडीएम को अन्य कई प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त होती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 के तहत इन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती है। सीआरपीसी का मतलब यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों सेक्शन 44 के तहत एसडीएम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर रखता है, जबकि पुलिस किसे अरेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों सेक्शन 41 के तहत पुलिस किसी भी संगीन गैर जमानती अपराधी को अरेस्ट करता है और एसडीएम सेक्शन 44 के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। यह पावर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट देता है। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 129, 130, 131, 132 के तहत कहीं पर अगर विधि के विरुद्ध जमा हो रहा हो या दंगा, बलवा या कहीं पर आंसू गैस का उपयोग करना हो या दल बल का उपयोग करना हो तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये पावर का उपयोग कर सकते हैं। सन 133 के अंतर्गत इनका ऑर्डर फाइनल होता है, अंतिम होता है। इनके विरुद्ध कोई भी सामान्य रूप से अपील नहीं किया जा सकता। धारा 144 कर्फ्यू लागू करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। राज्य सरकार इन्हें अनलिमिटेड पावर देता है। दोस्तों एसडीएम अपने सभी कार्य कलेक्टर के अंतर्गत रहकर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कलेक्टर को एसडीएम से भी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है। एसडीएम को मिलने वाली सुविधाएं। एसडीएम को अपनी सैलरी जो कि सामान्यतः 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की होती है, इसके अलावा सरकारी आवास, सुरक्षा गार्ड, यात्रा भत्ता, वाहन एवं टेलीफोन खर्च के अलावा और अन्य जीवन यापन सुविधाएं प्राप्त होती है। एसडीएम कैसे बने और इसके लिए कौन सी परीक्षा आयोजित होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो 2 प्रकार के एग्ज़ाम से इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला एग्ज़ाम है लोक सेवा आयोग पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। यह किसी राज्य में होने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जिसके 3 चरणों को पार करने पर आप डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद एसडीएम पद प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों पीएससी से एसडीएम बनने पर आप एक पीएससी रैंक के अधिकारी कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो परीक्षा होता है वह होता है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह
हमारे देश में होने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इसमें भी 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी से एसडीएम बनने पर आप एक आईएएस रैंक के अधिकारी कहलाते हैं। दोनों परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। एसडीएम प्रशासनिक सेवा में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कठिन परिश्रम से ही इस पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर